तो हेलो एंड वेलकम। जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका जो है बीपीएससी 7th फेज 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं दोस्तों आज रणजीत सिंह डॉक्टर आईएएस मिशन 50 के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में चल रहा है, उसका मैं दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट 13 लेकर आया हूं। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट में जुड़ जाइए। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब मुश्किल से आपके पास ये 40 दिन का समय है, तो बिल्कुल भी इधर उधर टाइम को बर्बाद नहीं कीजिए। और बहुत जो यूट्यूब पे चैनल है दोस्तों केवल क्वेश्चन और आंसर बता रहा है, तो आप खुद समझिए दोस्तों उसको करने से क्या फ़ायदा। जब आप इससे बढ़िया तो आप 150 किताब खरीदिए और खुद बनाइए, दिन में 5 सेट बना लीजिए। टाइम बर्बाद कीजिएगा आंसर सुनने के लिए, उससे बढ़िया अगर आप सेट बना रहे हैं यूट्यूब से तो ऐसा देखिए जो एक्सप्लेनेशन करता हो, जो अच्छे से बताता हो, जो आगे पीछे का चीज़ बताता हो। क्योंकि दोस्तों आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई ग्रुप डी का एग्जाम नहीं है कि एकदम फैक्ट पूछ दिया जाएगा। आपको थोड़ा बहुत घुमाया जाएगा, या थोड़ा बहुत घुमाया जाएगा तो दोस्तों जब केवल आंसर रटिएगा तो क्या होगा उस केस में, आप खा जाइएगा धोखा। अब वहाँ तो 5-5 ऑप्शन है दोस्तों, आप खुद समझिए कि आप जो है केवल आंसर देखने जाते हैं दोस्तों। कि ऐसा नहीं कहना कि देखिए नहीं देखिए, लेकिन आप खुद दिमाग लगाइए, आप खुद एक शिक्षक बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इधर उधर बरगलाना नहीं है दोस्तों। और अब देखिए कि कहाँ पे अच्छे से डिस्कशन होता है, उसके हिसाब से पढ़िए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ यहीं पे पढ़िए, आप जहाँ आपको इच्छा लगे आपको देखिए, आपको खुद क्वांटिटी पता चलेगा कहाँ पे क्वालिटी अच्छा है, कहाँ पे क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये तो हो गया बात आपको। और दोस्तों समय कम है, पूरा जी जान लगा के पढ़िए। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 13 का पहला क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है दोस्तों। तो अगला अवतार जो है मैत्रेय को माना जाता है। किसको? मैत्रेय को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध जो थे दोस्तों, उनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो अभी नेपाल में पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिए। उनका मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था, देवरिया उत्तर प्रदेश में जगह है दोस्तों। और उसने अपना दोस्तों क्या कहते हैं पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ध्यान रखिए दोस्तों, गया में। ठीक है। और दोस्तों जो सबसे पहले उसने सारनाथ में उपदेश दिया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों इस सब चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, और बाकी दोस्तों क्या है कि गौतम बुद्ध जो है अपना सबसे ज़्यादा उपदेश जो है पाली भाषा में दिए थे। अष्टांगिक मार्ग को भी दोस्तों उसने अपनाया था और लोगों को भी प्रेरित किया था अपनाने के लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 2 पे, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मठ धर्म से संबंधित है दोस्तों। कौन सा बौद्ध मठ जो है दोस्तों धर्म से संबंधित है, बताइए। तो वो है दोस्तों आपका चैत्य जो है दोस्तों, बौद्ध मठ जो है धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, स्तूपों का संबंध जो है भगवान क्या कहते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु से दोस्तों। हुआ क्या था दोस्तों, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है दोस्तों, तो उसके शरीर के अवशेष को दोस्तों 8 टुकड़ों में, उसके अवशेष को दोस्तों 8 जगह पर दोस्तों क्या बनाया गया था उनके याद में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय का काव्य जो है अमुक्त मालवी भाषा में लिखी गई है दोस्तों। तो ये जो लिखी गई थी आपकी तेलुगु भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, विजयनगर साम्राज्य जो है दोस्तों साउथ में पाया जाता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे, कांसे की नृत्य करती हुई कन्या कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों। कांसे की नृत्य करती हुई कन्या कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों। तो ये जो हुई है दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किसे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान में पाया जाता है। ये सभ्यता दोस्तों किस नदी के किनारे है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, जादू टोना और कर्मकांड संबंधी विधान किस वेद से लिए जाते हैं। तो वह है दोस्तों आपका अर्थवेद से। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है दोस्तों, जिसमें चतुष्वर्ण का कल्पना किया गया, इंद्र देवता के बारे में वर्णन किया गया है, सोम देवता के बारे में वर्णन किया गया दोस्तों, और सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सामवेद में दोस्तों संगीत के बारे में बताया गया, इसलिए दोस्तों संगीत का जनक जो है दोस्तों सामवेद को माना जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो वो था दोस्तों धर्मपाल। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ, तो आपका भागलपुर में दोस्तों। भागलपुर किसके लिए फेमस है दोस्तों, तो मंजूषा पेंटिंग के लिए। बिहार में दोस्तों 2 पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, एक है मधुबनी पेंटिंग जो मधुबनी से बिलोंग करती है, और दूसरा जो सो मंजूषा पेंटिंग जो भागलपुर में फेमस है दोस्तों। मंजूषा पेंटिंग बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 7 पे, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसे नहीं किया जा सकता है दोस्तों, तो आप आइए दोस्तों बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों किसको नहीं शामिल किया जा सकता। तो गौरी वंश को दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सा वंश है दोस्तों, तो इसको ट्रिक है दोस्तों, गुलाब खिले तो सांस लो, मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, खिले, ठीक है, तो मतलब तुगलक वंश, सांस लो मतलब सैयद वंश, लो मतलब लोधी वंश। ठीक है, गुलाम वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, 5 वंश जो है दोस्तों
दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 8 पे, तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बनी? कौन था दोस्तों बताइए? तो वो था दोस्तों दिल्ली, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी दोस्तों? तो नूरजहां जो थी दोस्तों जहांगीर की पत्नी थी दोस्तों, ठीक है। इसका जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, नूरजहां का मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है दोस्तों, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था दोस्तों? मतलब आर्किटेक्टर कौन था दोस्तों? तो उसका था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मीरक मिर्जा, ठीक है, मीरक मिर्जा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाबर का बेटा जो था हुमायूं था, ध्यान रखिएगा। हुमायूं को दोस्तों शेर शाह सूरी 1939 में और 40 में बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में बहुत बुरी तरह मार के भगा दिया था इंडिया से, ईरान जाके निवास लिया था वहाँ पे, फिर आके दोस्तों गद्दी पाया था हालांकि। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 में, पाकिस्तान का संस्थापक कौन था? तो वो था दोस्तों मोहम्मद जिन्ना था दोस्तों, ध्यान रखें, मोहम्मद अली जिन्ना। आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे, निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता था दोस्तों? किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दोस्तों खुदाई खिदमतगार को, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 13 पे, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था वीर सावरकर के द्वारा, ठीक है। इसको दोस्तों लास्ट में सेलुलर जेल में अंडमान निकोबार के रख दिया गया था दोस्तों, बंदी बना के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, किस भारतीयों ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी दोस्तों? बताइए किसने की थी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1915 ईस्वी में, ठीक है। अफगानिस्तान में क्या दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे, पंजाब में हुए कुका विद्रोह से कौन जुड़े हुए हैं? कौन जुड़े हुए हैं दोस्तों? तो बाबा राम सिंह, बाबा राम सिंह जो है दोस्तों कुका विद्रोह से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। बाबा राम सिंह किससे जुड़े हैं दोस्तों? कुका विद्रोह से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे दोस्तों, निम्न में से किस वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था दोस्तों? कौन था दोस्तों वो मनहूस व्यक्ति? तो वो था दोस्तों, आपको ध्यान रखिएगा, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका जो पीरियड है 16 से 21 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, निम्नलिखित का सही रूप से मिलान कीजिए दोस्तों, ठीक है। वायसराय दिया गया और उसका कार्य मतलब जो काम किया उसके बारे में दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव किस लिए फेमस है दोस्तों? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है दोस्तों आपका किस लिए फेमस है दोस्तों? तो बंगाल में द्वैध शासन के लिए फेमस है। हालांकि दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को द्वैध शासन का जनक नहीं बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत लड़कों के दिमाग में होता है कि द्वैध शासन का जनक जो है रॉबर्ट क्लाइव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। विलियम बेंटिंक जो है दोस्तों, विलियम बेंटिंक जो है दोस्तों इसके बारे में क्या है कि इसने अंग्रेजी शिक्षा लाया था दोस्तों, ध्यान रखिए। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब आता है दोस्तों ऑप्शन सी पे, चार्ल्स मैटकॉफ, चार्ल्स मैटकॉफ जो था दोस्तों क्या किया था दोस्तों? तो इसके बाद ने क्या किया था दोस्तों, ये जो है प्रेस पे जो प्रतिबंध लगा था उसको क्या किया था, हटा दिया था दोस्तों। लॉर्ड कर्जन जो था, तो आपको पता ही होगा दोस्तों, बंगाल में विभाजन का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन था? तो यही पनौती आदमी था, कर्जनमा था, ठीक है। तो कर्जनमा क्या करना चाह रहा था दोस्तों कि पूर्वी और पश्चिमी जो था, एक तरफ तो मुसलमान का संख्या ज़्यादा था बंगाल में, एक तरफ हिंदू का, तो क्या किया, माइंड गेम खेल के दोस्तों इसको बांटना चाह रहा था, ठीक है। तो अंग्रेज तो शुरू से एकदम नमूना रहा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 पे, निम्नलिखित में से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिगृहित किए गए थे दोस्तों, ठीक है। तो कौन किए गए थे दोस्तों? तो झांसी, नागपुर और सतारा सब किए गए थे दोस्तों, ठीक है। आज जो है दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है दोस्तों, एक समय में था दोस्तों झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई को, मतलब एक तरह से जब उसका थी उसको उसका जो 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 पता लगा, जो लास्ट में जब मृत्यु हुआ था झांसी की रानी का, तो उसके बारे में डिटेल में यही जो है खानदान सिंधिया खानदान बताया था, दिया था। हालांकि मणिकर्णिका मूवी देखिएगा तो आपको डिटेल पता चल जाएगा, तो इसका आंसर होगा डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर का तीसरा, कर्नाटक युद्ध जो है 1760 किनके बीच लड़ा गया था? तो किनके बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो अंग्रेज फौज तथा फ्रांसीसी फौज के बीच में लड़ा गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्नलिखित में से पराजित हुए थे, किससे दोस्तों? अफगान से हुए थे दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली जो है दोस्तों पराजित किया था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान से आया था। अब 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? किसको कहते हैं दोस्तों बताइए? तो ये कहते हैं कुक्काबाड़ा को, ठीक है दोस्तों। कुक्काबाड़ा जो है एक पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इसको दोस्तों क्या कहते हैं? लाफिंग जैक कहते हैं। बाड़ा, क्रॉल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? तो मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिरा गांव है, ठीक है, घिरा गांव जो होता है उसको दोस्तों बाड़ा या कराल शब्द से क्या होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है। बात है अंटार्कटिका की खोज किसने की थी?
बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए अंटार्कटिका की खोज किसने की थी। कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितने भी शिक्षक हैं एवं शिक्षिका हैं, जितने भी माता एवं बहनें, सब लिखिए। तो होगा दोस्तों आपका ये हो जाएगा दोस्तों, जेम्स कुक। अंटार्कटिका की खोज किसने की थी दोस्तों? तो जेम्स कुक ने अंटार्कटिका की खोज की थी। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 12 जो है दोस्तों, फरक्का बैराज भारत तथा किस देश के बीच का विवाद का एक मुख्य कारण है बांग्लादेश के बीच में। ध्यान रखिए दोस्तों, किसके? भारत और बांग्लादेश के बीच के विवाद के कारण है। बात है क्वेश्चन नंबर 25 पे दोस्तों, कह रहा है कि तुर्की की राजधानी क्या है दोस्तों? तो तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कैनबरा किसकी राजधानी है दोस्तों? तो कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। यरूशलेम दोस्तों इजराइल की राजधानी है। विश्व में एकमात्र पूर्ण यहूदी का देश दोस्तों इजराइल है दोस्तों। यहूदी पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ है, इतिहास जो है इसका गवाह रहा है। बात है क्वेश्चन नंबर 26 पे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो बताइए दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य में, ध्यान रखिए दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? कौन सी है दोस्तों? बताइए बताइए कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, ठीक है। इसकी सीमा जो है चीन, म्यांमार और भूटान तीनों से मिलती है। बात है क्वेश्चन नंबर 28 पर, निम्नलिखित में से वह लाइन रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भाग को सीमांकित नहीं करती है दोस्तों? तो कौन सी रेखा है बताइए? तो हो जाएगा दोस्तों आपका डूरंड लाइन है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में है। सर क्रिक लाइन जो है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में ही है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी जो है सर क्रिक लाइन भी भारत और पाकिस्तान के बीच का। डूरंड लाइन जो है दोस्तों ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच का नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, टाइगर रिजर्व परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों? किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों? तो 1973 में, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार मार लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए क्या कहते हैं? तो परितंत्र कहते हैं। इसको दोस्तों अंग्रेजी में इकोसिस्टम बोला जाता है दोस्तों। इकोसिस्टम में क्या होता है? ये जीव जंतु प्राणी ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं? बॉन्डिंग में रहते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग पेड़ पौधा खाते हैं, ठीक है, साग सब्जी जो होता है, आलू अनाज वगैरह जो होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं, जीव जंतु खाते एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं हर किसी न किसी एंगल से, तो यही कह रहा, तो वो इकोसिस्टम कहलाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 जो है दोस्तों, दिया गया है आपका राज्य दे दिया गया, उसका राजधानी दे दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो राज्य और राजधानी को मिलाने, जैसे असम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो दिसपुर है, ठीक है। दादर और नगर हवेली की कहाँ है दोस्तों? सिलवासा है। लक्षद्वीप की कहाँ है दोस्तों? तो कावारती है दोस्तों। लक्षद्वीप की कहाँ है? कावारती है। और सिक्किम की राजधानी दोस्तों गंगटोक है। तो दोस्तों इसके बाद अगर आप मिलाते हैं तो आपका आंसर निकल के आएगा आपके सामने ये। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों ये निकल कर आएगा, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, बी होगा दोस्तों, ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, दादर और नगर हवेली का सिलवासा, लक्षद्वीप का कवारती और सिक्किम का गंगटोक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 पे, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है, मतलब हॉट स्पॉट कहा जाता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बार दोस्तों पूछा जा चुका है। तो इसको क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रकार के जीव जंतु जो है पाए जाते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो है कलेक्शन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33 पर, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है बताइए? तो ये है दोस्तों आपके जम्मू और कश्मीर में, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड में कौन सा है दोस्तों? तो जिम कॉर्बेट है, ध्यान रखिएगा। मिजोरम में कौन सा है दोस्तों? तो दाम्फा अभ्यारण्य, ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 में, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है? बताइए कौन माना जाता है? बताइए बताइए जल्दी ऑप्शन में दीजिए। तो है दोस्तों पश्चिमी घाट। जैसे ही दोस्तों आपको हॉट स्पॉट नजर आए तो पश्चिमी घाट आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35, उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है दोस्तों, किस चीज का अभिलक्षण है? उच्च वृद्धि दर मतलब क्या है दोस्तों? कि दोस्तों किस चीज का विलक्षण है? तो उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर का है दोस्तों। क्या है दोस्तों की जनसंख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? तो स्वाभाविक इंसान जो है जिस रेशियो में जन्म ले रहा है उसी रेशियो में मृत्यु नहीं हो रहा। अगर रेशियो बढ़ जाए मृत्यु होने का दोस्तों तो क्या होगा? इस धरती पे कोई प्राणी ही नहीं बचेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों जन्म लेना का रेशियो जो है मृत्यु लेने के रेशियो से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये घाटा करता है। और क्वेश्चन नंबर 36 में अवमूल्यन किया जाता है। अवमूल्यन क्या किया जाता है दोस्तों? निर्यात
बढ़ाने के लिए दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ का दाम सस्ता कर दीजिएगा तो क्या करेगा, विदेशी जो देश है आपके देश से वो चीज़ उठाना चाहेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो अवमूल्यन का मतलब दाम गिरा देना किसी चीज़ का, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या निर्यात बढ़ाना, तो क्या करिएगा, दाम घटा दीजिए ताकि जो है विदेशी आपके व्यापार में, आपके सामान में रुचि रखे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37 पे। यही कारण दोस्तों चाइना क्या करता है, सस्ता मोबाइल प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो अमेरिका कितना भी आईफोन बना ले, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों रिवेन्यू कौन कमाता है इंडिया से, तो चाइना कमा के जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। औसत कुल लागत दोस्तों दिया गया है 54 रुपया, औसत परिवर्ती लागत 36 रुपया तथा उत्पादित मात्रा 2500 इकाइयाँ हैं। तो फर्म की कुल स्थिर लागत ज्ञात करें दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। कह रहा है कि कुल लागत जो है 54 रुपये है औसत, ठीक है। औसत परिवर्ती लागत क्या है 36 रुपये और उत्पादित इकाइयाँ कितनी है 2500 रुपये। तो कह रहा है फर्म की कुल स्थिर लागत कितना होगा दोस्तों, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों आपका औसत कुल लागत, ठीक है। औसत कुल लागत मतलब औसत क्या हो गया आपका, औसत हो गया आपका कुल लागत, ठीक है दोस्तों, माइनस, ठीक है दोस्तों, औसत हो गया आपका क्या, परिवर्ती लागत, ठीक है, परिवर्ती लागत, ठीक है दोस्तों। गुना हो जाएगा दोस्तों क्या, इकाइयाँ, ठीक है। इकाइयाँ मतलब जितना इकाइयाँ हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों औसत कुल लागत कितना है 54 रुपया, परिवर्तित है दोस्तों आपका कितना 36 रुपया, ठीक है दोस्तों। इकाइयाँ कितनी है कितना 2500। तो दोस्तों 18 गुने 2500 कीजिएगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 45,000 रुपया आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इस हिसाब से आपका दोस्तों आपको समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा 45,000 रुपया, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्न में से कौन सा कर जो है संघ एवं राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया जाता दोस्तों, कौन सा जो है बताइए दोस्तों, ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा दोस्तों विक्रय कर जो है दोस्तों संघ और राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया जाता दोस्तों, ध्यान, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39 पर। तात्कालिक रूप से मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए दोस्तों क्या करना चाहिए दोस्तों, तो धन के प्रवाह में क्या करना चाहिए, कमी कर देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मुद्रास्फीति होता है दोस्तों, इसको समझ जाइए कि क्या होता है, वस्तुओं के मूल्य का जो है क्या होता है, जो मतलब होता है नॉर्मली वो सामान्य स्तर से ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी जो देश में क्या एक तरह से मुद्रास्फीति का ही स्थिति है दोस्तों, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस केस में क्या होता है दोस्तों कि क्या होता है, मुद्रा का मूल्य अगर क्या होता है मुद्रास्फीति बढ़ जाता है तो उसके केस में क्या करते हैं, धन के जो प्रवाह होता है उसमें फ्लो होता है दोस्तों, उसमें कमी कर देना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40 पे। प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किस वर्ष किया गया था दोस्तों, ठीक है, बताइए दोस्तों। तो एक किया गया था दोस्तों 1969 में दोस्तों 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, नेशनलाइज्ड किया गया था किसके शासनकाल में, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। सिविल समाज सक्रियतावादियों द्वारा अपनाई गई पद्धतियाँ कौन सी हैं, तो कौन सी है दोस्तों बताइए। तो ये होगा दोस्तों आपको क्या होगा दोस्तों बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सामूहिक जन संग्रह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है, किसमें नहीं है दोस्तों, बताइए किसमें नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका महाराष्ट्र। सॉरी दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं अभी बताया हूँ महाराष्ट्र के बारे में दोस्तों, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में दोस्तों विधान परिषद नहीं है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको जो दोस्तों सेट प्रोवाइड करूँगा दोस्तों उसमें मैं करेक्शन करके बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। और जो दोस्तों देखिए कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है, ध्यान रख लीजिए। बिहार में है विधान परिषद, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपका हो जाता है कर्नाटक में है दोस्तों और महाराष्ट्र में है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना उत्तर प्रदेश में है। इन 7 राज्यों में दोस्तों विधान परिषद है। विधानसभा तो हर जगह होता ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों, नहीं पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 43 पे दोस्तों। सच्चर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है दोस्तों, तो सच्चर समिति रिपोर्ट जो दोस्तों किससे संबंधित है, तो भारतीय मुसलमान से संबंधित है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44 पे। राजनीतिक लोकतंत्र का मूल निर्वाचक लोकतंत्र के आधारभूत अभिगृहित में होता है, जो आधारित है दोस्तों किस पर आधारित है, तो वह दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे आधारित है।
नेक्स्ट जो है दोस्तों कथन का दिया गया उसके बारे में विचार करना है। ठीक है, कह रहा है कि वह संसद का या की एक अधिकारी नहीं है, पर राष्ट्रपति के अधीन एक अधिकारी है दोस्तों। क्या ये सही है स्टेटमेंट? बताइए क्या ये सही है? तो बिल्कुल नहीं सही है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट जो है दोस्तों वह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है दोस्तों। ठीक है, किसके बारे में पूछा गया है? महालेखा नियंत्रण परीक्षा के बारे में। तो दोस्तों आपका जो है 2 होगा सही होगा दोस्तों, तो केवल 2 आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और संसद या संसद के किसी भी क्या है अधिकारी नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन वह एक स्वतंत्र संवैधानिक पदाधिकारी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वो है कौन? तो वह दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 पे, भारतीय संसद की निम्नलिखित में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं है दोस्तों? तो आइए दोस्तों बताता हूँ। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। तो क्वेश्चन था दोस्तों, भारतीय संसद की निम्नलिखित में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो किस में नहीं होता बताइए? तो वो होता है दोस्तों आपका प्राक्कलन समिति में दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्राक्कलन समिति में क्या होता है? राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 जो है दोस्तों राज्यसभा से होता है, ध्यान रखिएगा। लोक लेखा समिति को पब्लिक अकाउंट कमेटी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 47 पे, सहकारी सोसाइटी बनाना भारत में, कह रहा है कि सहकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है। बिल्कुल है दोस्तों, अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। सहकारी सोसाइटी या सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के परिधि में नहीं आती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या कहते हैं, इसमें नहीं आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, लोकसभा में अगस्त 2010 में पारित सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज बिल में किसके लिए उपबंध नहीं है दोस्तों? ठीक है, लाइबिलिटी मतलब होता है दोस्तों मतलब लिविंग के लिए, मतलब आसान हो दोस्तों। लाइबिलिटी मतलब थोड़ा जो होता है, मतलब क्या होता है, पोलाइट नेचर में समझ सकते हैं उसको। तो इसका जो है आंसर है दोस्तों होगा, दुर्घटना की स्थिति में किसी ऑपरेटर की देनदारी जो है 1500 करोड़ रुपए के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धारणीयता की विशेषता नहीं है? तो क्या है दोस्तों? तो एक जीवंत संघीय संरचना के साथ शक्तिशाली औद्योगिक आधार जो है दोस्तों इसकी विशेषता नहीं है। आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित रीटों में से किसी एक का अक्षरक्ष अर्थ शरीर आपके पास लाया जाए है। क्या है दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये होगा दोस्तों आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हॉबियस कॉर्पस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसका मतलब वो शरीर आपके पास लाया जाए होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अक्षरस और शरीर आपके पास लाया जाए, इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 51 पे, निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो बताइए किसको किया जाता है दोस्तों? तो होता है आपका, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो होता है आपका दोस्तों ताप वैद्युत पुंज होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब करने से बचाते हैं क्योंकि दोस्तों क्या होता है, इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी क्या होता है, निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब एक्टिव नहीं हो पाते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है दोस्तों? किस बिंदु पे है दोस्तों? तो है दोस्तों हिमांक से नीचे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, निम्नलिखित में से किसे प्रबल स्कंदक कहते हैं दोस्तों? किसे कहते हैं बताइए? प्रबल स्कंदक किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों आपको एल्युमिनियम क्लोराइड को कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्कंदन जो है दोस्तों किसको कहा जाता है प्रबल स्कंदन? तो कहा जाता है दोस्तों एल्युमिनियम क्लोराइड को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैग्नीशियम आता है। स्कंदन जो होता है दोस्तों, जैसे जैसे आयनिक क्षमता बढ़ती है तो क्या होता है, स्कंदन बढ़ता जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, Na+ Mg+2 और एल्युमिनियम+3। दोस्तों जो साइंस के अच्छे स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि आयनन क्षमता किसका ज़्यादा होगा दोस्तों यहाँ पे, तो एल्युमिनियम+3 का होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं पीरियड में तो क्या होता है, आयनिक क्षमता बढ़ता है, और नीचे जाते हैं दोस्तों तो आयनिक क्षमता घटता है। तो दोस्तों इसका आयनिक क्षमता सबसे ज़्यादा होगा। तो एल्युमिनियम क्लोराइड जो है एल्युमिनियम का एक तरह से क्या है, कंपाउंड है दोस्तों, तो इस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं। बात है क्वेश्चन नंबर, पायस का कोलाइडी बिलियन है दोस्तों। पायस किसका कोलाइडी बिलियन है? बताइए दोस्तों, पायस किसका कोलाइडी बिलियन है दोस्तों? सबसे पहले पायस के बारे में समझ
चाहिए, ठीक है। किसी तरल पदार्थ का तरल माध्यम में मिलना दोस्तों क्या होता है, पायस कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दूध की घुलनशीलता वसा का जल में पायस विलीन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा तरल का तरल में, ठीक है, लिक्विड का लिक्विड में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 56 पे, कोहरा, बादल, धुंध आदि के उदाहरण है दोस्तों, किसके उदाहरण है, तो एरोसोल के उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट पे, किस कशेरुकी में ऑक्सीजन ऑक्सीकृत युक्त तथा अनऑक्सीकृत रक्त मिश्रित होता अथवा पाए जाते हैं, तो किस में होते हैं दोस्तों, बताइए किस में होता है, तो ये हो जाता है दोस्तों आपका उभयचर प्राणी में दोस्तों, ठीक है। अब उभयचर प्राणी आपको पता ही होगा दोस्तों, जो जल में भी रह ले और जल के बाहर भी रह ले, ठीक है दोस्तों। मनुष्य के लाल रक्त कोशिका की जीवनी कितनी होती है दोस्तों, तो मनुष्य के लाल रक्त कोशिका की जीवनी कितनी होती है, 120 दिन होता है, जो इसको दोस्तों बोला जाता है रेड ब्लड कॉर्पुसल्स बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। लाल रक्त कोश को क्या होता है, प्रत्येक क्षण या सेकंड में दोस्तों 2.5 लाख लाल रक्त कोशिका जो है मृत्यु होती रहती है, ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसको कोशिका का कब्रिस्तान भी कहा जाता है दोस्तों, किसको, जिसमें दोस्तों लाल रक्त कोशिका जो है पलिया में रहती है, इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, कोशिका का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जो है किस वर्ग या ग्रुप का खून सार्वत्रिक या सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता अदाता से संबंधित है दोस्तों, तो कौन है दोस्तों, ए बी वर्ग है दोस्तों, ए बी वर्ग जो है सबका ब्लड क्या है दोस्तों, क्या दोस्तों, सबका ब्लड ले सकता है दोस्तों, यह कहना चाह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट जो है दोस्तों, रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, बताइए किसके द्वारा की गई थी, तो वो था लैंड स्टीनर आदमी था, तो ठीक है, लैंड स्टीनर एवं बैंड स्टीनर, ठीक है। आते हैं 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो कौन सा विभाग था बताइए, तो खाद्य तथा कृषि मंत्री था, दो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और रक्षा मंत्रालय जो था बलदेव सिंह के पास था, कैसे याद रखना है कि जिसके पास बल रहेगा वही रक्षा करेगा, ठीक है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट 62 पे, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सुनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश से राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया, यह गीत किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ध्यान रखिएगा। आचार्य नेक्स्ट जो है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से जो है उससे संबद्ध है दोस्तों, तो कौन सा है, तो पोचमपल्ली है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पोचमपल्ली जो है भूदान आंदोलन से संबंधित है। इनको दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे को। जो अभी दोस्तों इधर मिला है इसको रवीश कुमार को, दोस्तों पत्रकार है और बहुत ही अच्छे भी है दोस्तों, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 64 पे, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी दोस्तों, तो किसका मेन रीजन क्या है दोस्तों, तो रॉलेट एक्ट के द्वारा, ठीक है। रॉलेट एक्ट के कारण दौड़ क्या हुआ दोस्तों, सतपाल और सफरुद्दीन किचलू को पकड़ लिया गया और उसी के विरोध में दोस्तों सभा हो रहा था, गोली चलवा दिया गया था। बताते हैं नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था दोस्तों, तो सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था दोस्तों, चंपारण में। अगर आंदोलन पूछा जाए तो वो अलग होगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था दोस्तों, बताइए शिक्षक कौन था दोस्तों, आप लोग का तो फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए दोस्तों, जितने भी शिक्षक और शिक्षिका हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका JB कृपलानी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया था दोस्तों, तो कौन थे दोस्तों बताइए, तो वो थे दोस्तों GK गोखले आदमी, कौन थे दोस्तों, GK गोखले थे दोस्तों। ये GK गोखले तो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, किसने बनाई थी दोस्तों, तो ये जो बनाई थी दोस्तों ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी दोस्तों, किसकी थी, तो वो थी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, क्रिप्स प्रस्ताव के प्रावधान में सम्मिलित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता और खरा संविधान निर्मात्री कार्य निकाय की रचना, तो दोस्तों कौन सा इसमें सही होगा बताइए, तो इसमें जो सही होगा दोस्तों केवल 2 होगा, ठीक है दोस्तों, तो केवल 2 सही है, 1 जो है सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का क्रिप्स प्रस्ताव में कुछ ऐसा वर्णन है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक आपको क्लियर कट समझ में आया होगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या होगा, ये सब गलत होगा, 1 नंबर, 2 सही है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में दोस्तों। क्रिप्स मिशन के बारे में दोस्तों, क्रिप्स मिशन के निम्न मुख्य प्रावधान थे। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, संविधान निर्माई परिषद की रचना आदि। ठीक है दोस्तों, निर्मात्री परिषद की रचना आदि, ध्यान रखिए। अब आते हैं 71 पे, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? क्या है दोस्तों? तो क्या है बताइए, बताइए बताइए, बहुत बार आ चुका है दोस्तों, प्राकृतिक आवास का विनाश होना। किसी का घर ही उजाड़ दीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, वहाँ का जीव जंतु तो विलुप्त हो ही ना जाएगा, यही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 72 पे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करता है? वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों 1972। ठीक है दोस्तों, अब बता देता हूँ डिटेल में। अब आ ही गया तो दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में, और बाघ का संरक्षण अधिनियम आया था 1973 में। 4 या रट लीजिए, एक छपेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। और एक क्वेश्चन हॉट स्पॉट वाला छपेगा, सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट जो है पश्चिमी घाट को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 73, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है दोस्तों, बताइए। तो जल भी प्रदूषित होता है, ठीक है, जल में जाता ही है दोस्तों। ठीक है, मृदा भी प्रदूषित होता है, मिट्टी में जाता है, और कुछ कुछ जो होता है दोस्तों वायु में भी चला जाता है। उर्वरक को यूरिया वगैरह छिड़ते हैं देखते हैं तो वायु में ही गलने लगता है, तो सभी तरह का प्रदूषण होता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से किस परिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है दोस्तों, किस में होता है बताइए। तो ये जो होता है दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में दोस्तों क्या होता है, पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 75 पे, मिलाना है दोस्तों। ठीक है, पारा की कमी से कौन होता है, मिनीमाता बीमारी होता है दोस्तों। पारा का फॉर्मूला तो दोस्तों रासायनिक नाम होता है HG। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कैडमियम से दोस्तों इटाई बीमारी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नाइट्रेट आयन से दोस्तों बच्चे में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इससे दोस्तों बच्चा का कलर जो है नीला पड़ने लगता है। फ्लोराइड आयन से दोस्तों अपच नहीं हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फ्लोराइड आयन की कमी से दोस्तों दांत सड़ने लगता है, और अगर फ्लोराइड जो दोस्तों पानी में ज़्यादा हो गया तो क्या होगा दोस्तों, दांत उल्टे झड़ने लगेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 76 पे, तो इस हिसाब से दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, नहीं पूछ रहा है तो नहीं वाला ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दोस्तों 5 स्टार मार्क कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 76 पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, तो वो कौन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। इसको दोस्तों, इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों, इसको पुराना नाम था दोस्तों हेली नेशनल पार्क बोला जाता था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1936 ईस्वी में ही बना था। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आपको दिया गया है कि कौन सा तंत्र सही सुमेलित है, ग्रीन हाउस गैस और उसके स्रोत। ठीक है, आइए मिला ही देते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, और जितने भी हमारे महिला शिक्षक एवं मतलब लड़की चाहे भाई जो दोस्तों एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दोस्तों, अब एग्ज़ाम का मुश्किल से 40 दिन समय बचा है दोस्तों। मैं एक वीडियो आपको ला दूंगा स्ट्रेटजी वाला कि इस तरह से तैयारी करें। अगर आप लोग का रहेगा कमेंट कीजिएगा, अगर आपको चाहिए तो। एक एक सब्जेक्ट का क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, केवल कितना चीज़ पढ़ना है। और अब तो सबसे ज़्यादा जो है आप केवल कहीं नहीं भटकना, यूट्यूब पर यहीं पर सेट मारिए। ठीक है, एक एक चीज़ बताऊँगा, और ये क्वेश्चन से 5-5 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ दोस्तों। इसी का दोस्तों 8-8 हज़ार रुपया मार्केट में कोर्स का दाम चल रहा है। ठीक है, केवल उसी का बकैती है। बाकी क्वेश्चन आंसर तो दोस्तों आप खुद भी किताब लेके कर सकते हैं, तो आप खुद समझिए दोस्तों कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 पे, कह रहा है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, कौन इसका स्रोत है। ठीक है दोस्तों, तो सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, उसको मिलाना है दोस्तों। ठीक है, तो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है दोस्तों, तो ये बात सही है दोस्तों। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से निकलता है, ये बात गलत है दोस्तों। ठीक है, ये बात सही नहीं है। CFC कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है दोस्तों आपके AC से। ठीक है, रेफ्रिजरेटर ये सबसे दोस्तों निकलता है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ऑटोमोबाइल से नहीं निकलता, ऑटोमोबाइल से क्या निकलता है, धुआं, उसमें दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा रहता है। इसको देखते हैं, आप लेते हैं तो दम घुटने लगता होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर जो हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से नहीं निकलता है, वही है आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव पूछा गया है, गलत पूछा गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 78 पे, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, कितना होता है दोस्तों, तो 5 माइक्रोन से कम होता है। ठीक है, 5 माइक्रोन होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 79 पे, मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन है दोस्तों। ठीक है, तो बायोगैस का कौन मुख्य घटक है बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कौन होगा दोस्तों, मीथेन के बाद जो है बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है।
तो दोस्तों मीथेन जो होता है CH4 होता है, बायोगैस में आपका लगभग 50 से 70% के करीब होता है, और 25 से 30% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दोस्तों सेकंड नंबर पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा आंसर, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में सही को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 80 है, इसको देखिए दोस्तों। कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में है। सही बात है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि मानस जो है असम में है दोस्तों, ये बात सही है क्या दोस्तों, बिल्कुल सही है। पेरियार केरल में है, ध्यान रखिएगा, सही बात है। मैं 2-3 कीवर्ड बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। पेरियार जैसे ही वर्ड है तो केरल जाइएगा, ठीक है। बिहू है तो असम जाइएगा, और दोस्तों पुष्कर है, पुष्कर है तो राजस्थान जाइएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ है, उड़ीसा में दोस्तों, तो ये गलत है, और आपसे गलत ही पूछा गया, तो ये आपका आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक आप हमारे वीडियो से जरूर संतुष्ट होंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सबको बताइए कि सर इस सर से पढ़ना है दोस्तों, बहुत अच्छा व्याख्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और एग्जाम का समय बहुत कम है, बिल्कुल घबराइए नहीं, मन लगा के पढ़िए। 40 दिन समझिए कि मैराथन चलाना है दोस्तों, ठीक है। रोज़ दौड़िए 5 किलोमीटर पढ़ाई के क्षेत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, इसको आप सबसे पहले तो स्टार मार्क मारिए, उसको भी 5 स्टार मार्क मारिए, और इससे ये क्वेश्चन आप पेपर में छपेगा, आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा पेपर देने के बाद कि सर सही में बोले तो आप क्वेश्चन आ भी गया। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है दोस्तों किससे संबंधित है, तो बायो सेफ्टी से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन से दोस्तों 4 क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया निगेटिव, जो गलत है वो, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है दोस्तों अनवरत जैविक प्रदूषक से दोस्तों, ठीक है, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आपसे पूछा जा रहा है गलत के बारे में, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट, चेक करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है दोस्तों किससे संबंधित है दोस्तों, तो ओजोन परत से सही संबंधित है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो है दोस्तों जल संरक्षण से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता कम करने से संबंधित है दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल क्या किस लिए हुआ, कि ग्रीन हाउस जो है वातावरण में जो फैल रहा है उसको कम करना, उसका कंसंट्रेशन कम करना है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल। और देखिए दोस्तों आपको 3 तो पहले क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, और चौथा मैं बता दिया हूँ। तो ये क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पता चला, और चारों का चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में छपता ही छपता किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों इसको 7 स्टार मार्क कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे कट किया गया है, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि दोस्तों ये गलत, इसमें गलत पूछा जा रहा है इसलिए मैं कट किया हूँ। तो अब ये समझ में आना चाहिए दोस्तों कि यही आंसर आपका सही है। ये सब जो है क्या तीनों का तीनों सही था, तो ये आंसर नहीं होगा दोस्तों, इसमें गलत पूछा गया इसलिए यही आंसर होगा, क्योंकि ये गलत ऑप्शन था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिर बाद में कॉमेंट करते रहते हैं दोस्तों, आप लोग सही से समझते नहीं है, ठीक है। और थोड़ा वगैरह दोस्तों दिमाग वगैरह भी लगा लीजिए कीजिए, क्योंकि आप लोग खुद भी एक बहुत ही अनुभवी शिक्षक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। निम्न में सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, कौन सा बताइए, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों आपका मन्नार की खाड़ी जो है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी जो है दोस्तों क्या होगा, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों भितरकनिका कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो उड़ीसा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सुंदरबन आपका जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, जगह ध्यान रहना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, कौन सा है दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों आपका वानस्पति बाग जो है दोस्तों, ठीक है, स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 84 पे। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाता है आपका सीयर कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है, सीयर कहलाता है, SERE, ठीक है दोस्तों। पारिस्थितिकी समुदाय में एक मध्यवर्ती चरण है दोस्तों, ठीक है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है सीयर कहलाता है, ध्यान रखिएगा। सीयर पारिस्थितिकी समुदाय में एक मध्यवर्ती चरण है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है सीयर कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया दोस्तों, किसके द्वारा, तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया, पारिस्थितिकी संक्रमण का अवधारणा जो इसके बेनेट के द्वारा किया गया दोस्तों, किसके द्वारा, बेनेट के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है दोस्तों, तो किस राज्य का हिस्सा नहीं है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों आपका हरियाणा का हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में दोस्तों। चंबल का डकैती और अवध ओझा का बकैती दोस्तों आजकल बहुत देश में चल रहा है दोस्तों, इस हिसाब से ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चंबल जो है फैला हुआ है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र
राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों? बताइए तो कौन है दोस्तों? पश्चिमी चंपारण, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा, बाघों के लिए फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले कहाँ मनाया गया था दोस्तों? रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील का जो एक शहर है वहाँ 1992 में मनाया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, जितने भी हमारे शिक्षक एवं शिक्षिका साथी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है दोस्तों आपका पर्यावरण से संबंधित नहीं है दोस्तों। इसमें क्या किया जाता है? सर्वे किया जाता है, ठीक है दोस्तों। बाकी विज्ञान आपका पर्यावरण से है, वनस्पति भी पर्यावरण से, वन्य जीव भी पर्यावरण से, तो समझ सकते हो दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान इन सितु पद्धति नहीं है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? तो वनस्पति उद्यान जो है दोस्तों स्वशासन हेतु क्या कहते हैं, इन सितु पद्धति नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन चाहिए तो हमारा जो एक चैनल दिया गया है आपको, इसी चैनल के चैनल वाले सेक्शन में जाइएगा, गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उस पर 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ ट्यूटोरियल का सेट से मैथ रीजनिंग का, तो आप जाइए उसको सॉल्व कीजिए और दोस्तों आनंद लीजिए, ठीक है दोस्तों। और 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि 1-1 मिनट आपका कीमती है दोस्तों। तो रोकते हैं आज के सेशन को यहीं पे। जय हिंद, जय भारत।